स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में। मतलब हम ये बात तो पहले ही कर चुके हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां रही। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कब क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, या फिर जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हैं वो किन कंडीशंस में कैसा बिहेवियर शो करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल पार्टिकल्स के जैसा बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपकी थोड़ी सी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। तो आप ज़रूर से भी ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वैलिड होती है, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब ये मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक क्या है? मैक्रोस्कोपिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, या फिर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कार हो गई, आपकी बस हो गई, ट्रेन हो गई, हवाई जहाज हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, या फिर कोई पशु पक्षी आपके सामने हो गए, वो सब के सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या फिर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, ठीक है, जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करने में काम आती है। वो डील करती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, गामा रेडिएशन होगी, ये सब के सब क्या आते हैं आपके? ये सब के सब आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। इनके बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा आपके सामने लिखा है इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो कंप्लीटली न्यूटन्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp/dt देख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन देख सकते हैं, ठीक है, पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर के कॉन्सेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेव नेचर को कंसिडर करते हुए चलती है। मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दोनों ही नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। जैसे लाइट के पास दोनों ही नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के पास, हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेव और पार्टिकल दोनों ही तरह के मोशन होते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जैसे आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जैसे आप बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का, किसी भागते हुए इंसान का मोमेंटम या पोजीशन बता सकते हो, वैसे आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एटम्स की दुनिया में ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर मोशन में हैं तो आप उनका मोमेंटम या पोजीशन बता नहीं पाओगे 100% एक्यूरेसी के साथ। ये कौन कहता है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तीसरी जो बात कहता है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये बेस है, इसका बेस है कौन? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब है? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहती है कि जो रेडिएशंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसा कि हमने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जा रहा था, लेकिन फिर भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि दैट कंटिन्यूअस एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। मतलब एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट भी किया जा सकता है और एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की इसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। पहला कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा कौन सा? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके
साइड में किस पे डिपेंड करती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल अपोजिट कहानी चल रही है। जैसा कि यहाँ पर क्या था, न्यूटन्स लॉ में कहा जाता है आप मोमेंटम बता सकते हो, एक्सेलरेशन बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते। हालांकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब हम यहाँ से वेलोसिटी, पोजीशन या मोमेंटम बता सकते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, लेकिन वहां पर बताया नहीं जा सकता। इसी तरीके से यहाँ पर लाइट को क्या माना है, यहाँ पर क्या माना है, लाइट को कॉन्टिन्यूसली एमिट भी किया जा सकता है या फिर रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एमिट करी जा सकती हैं, लेकिन वहां पर कहा गया है कि भाई प्लैंक के अकॉर्डिंग जो लाइट है या फिर जो रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। ये जो लाइट मेरी तरफ आ रही है या फिर जो आपको ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो लाइट आपकी तरफ आ रही है, आपके रूम में जो लाइट होगी वो आपकी तरफ पैकेट की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है प्लैंक रेडिएशन या फिर प्लैंक के द्वारा, ठीक है। और इसी के ऊपर आधारित है कौन, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, हेजनबर्ग और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। हालांकि बोहर का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज वेल एज देयर पोजीशन एंड वेलोसिटीज। किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, मेरी स्टेट को बताने के लिए मेरे ऊपर कितनी फोर्स लग रही हैं, यूनिवर्स में अलग अलग तरह की फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हो गई या फिर वंडरवॉल फोर्स हो गई या फिर न्यूक्लियर फोर्सेस हो गई, जितनी भी फोर्सेस मेरे तरफ लग रही हैं उन सब को बता दीजिए, मेरी वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट बता दीजिए और मेरे पोजीशन के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। मैं जब मोशन में होऊंगा तो मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बताया जा सकता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर हम एग्जैक्टनेस की तो बात ही नहीं करते, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते, एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं करते। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, हम संभावनाओं के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इतने रीजन में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वो वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहां होने की संभावना ज़्यादा, अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो उस रीजन में होने की संभावना क्या है, कम। लेकिन यहाँ पर हम संभावनाओं की बात नहीं करते, यहाँ पर हम एक्यूरेट चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम संभावनाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था। हालांकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चीज़ें यहाँ यूज़ करी, क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल उनके उलट चलता है। जैसे यहाँ पर कहा गया मोमेंटम को बता सकते, यहाँ कहा गया नहीं भाई मोमेंटम नहीं बता सकते। यहाँ पर कहा गया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि लाइट किसी भी सोर्स से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को कॉन्टिन्यूसली एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। लेकिन यहाँ कहा गया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो लाइट है या फिर कोई रेडिएशन है वो पैकेट्स की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है और पैकेट्स की फॉर्म में ही क्या होती है, एमिट भी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीएससी में किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष के ऊपर आपके सारे ही जो कोर्सेज हैं, सारे ही सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही नॉमिनल कीमत, बहुत कम कीमत के ऊपर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। आप मानकर चलिए इतनी कम कीमत है कि इतने में आपका, जैसे कि आपकी फिजिक्स की एक सेमेस्टर की एक ही बुक आती होगी या फिर आपकी केमिस्ट्री में या तो इनऑर्गेनिक की किताब आती होगी या ऑर्गेनिक की आती होगी, इतने में ही कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो कंटेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसकी पीडीएफ फॉर्म में स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप एमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी पीजी का जो पेपर होता है उसके लिए भी हमारी ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपका एमएससी करने का मन है, सपना है तो हाँ, अगर आपका अपने कैरियर को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का सपना है, आप और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। आईआईटी से एमएससी करने के लिए एक सेपरेट पेपर होता है आईआईटी जैम जिसका नाम है, जो आईआईटीज के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके क्लियर होने के बाद आप आईआईटी से एमएससी कर पाते हैं या फिर आप एनआईटीज से भी क्या कर पाते हैं, एमएससी कर पाते हैं। अगर आपके पास आईआईटीज का टैग लग जाता है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहते हो, आपको टीचिंग में बहुत सारी और बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स जो है वो उसके ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आपके पास एक आईआईटी का सर्टिफिकेट हो जाता है तो, ठीक है, या फिर आईआईटी की एक डिग्री हो जाती है तो उसके लिए आपको आईआईटी जैम की तैयारी करनी होगी। और इस पेपर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेम
के दौरान ही, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है CUET PG से, और थोड़ा सा पेपर एडवांस भी आता है CUET PG से। ठीक है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन 3rd या 4th सेमेस्टर में कर देनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन आप 4th या 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट के भी जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। IIT गेट के थ्रू आपको सीधा PSUs जैसे ONGC वगैरह में जॉब मिल जाती है, ऑफिसर लेवल की वो जॉब होती है, या फिर आप IIT से MTech कर सकते हैं। PhD के दौरान फेलोशिप भी आपको मिल जाती है। CSIR नेट क्लियर होने के बाद आप भारत में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको PhD के दौरान अच्छी खासी फेलोशिप भी मिल जाती है। तो इन सारे ही कोर्सेज के जो डेमो हैं वो हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं, जो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही मिल जाती है। तो दोस्तों हम अब कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं कि भाई किन कंडीशंस के ऊपर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो वही रिजल्ट, बल्कि सही भाषा में आपको समझाऊं तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो लिमिटिंग केस दिखाई देती है क्वांटम मैकेनिक्स का। अब लिमिटिंग केस का मतलब क्या है, मतलब अगर हम कुछ चीज़ों को मान लें, कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाऊं, कुछ कंडीशंस के ऊपर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो वही रिजल्ट देना शुरू कर देती है जो कौन देता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स देती है। अब ये कैसे हो जाता है सर, इसके बारे में आपको क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसका कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियोस में पढ़ाया गया है जिसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स एज द लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स कब, या फिर अगर मैं आपको और क्लियरली बोलूं, क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देती है कुछ लिमिट्स के अंदर, कुछ कंडीशंस के अंदर। मतलब मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर लगा दूं, कुछ कंडीशंस इंपोज कर दूं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देती है, जिसको हम ये भी कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एज ए लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक लिमिटिंग केस है। अब वो लिमिट्स क्या हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, वो आपको 3 एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया है। देखिए भाई, इन सम केसेस क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, सम ऑफ देम है। देखो भाई, ये कहना चाहता व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पर मैक्रो नहीं आएगा, माइक्रो आएगा भाई। पहली बात तो इसको एक बार थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर मैक्रो नहीं आएगा भैया, यहाँ आएगा क्या आपके पास, यहाँ आएगा आपके पास माइक्रोस्कोपिक बॉडी। किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की अगर जो स्पीड या वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाती है, अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम हो जाती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट देना शुरू कर देती है जो क्लासिकल मैकेनिक्स देती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स बेटर एक्सप्लेन करती है। अगर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से अगर काफ़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तो क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट देगी जो कौन देता है, क्लासिकल मैकेनिक्स देता है। मतलब क्या, फिर आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी बता पाओगे, उसके मोमेंटम को भी बता पाओगे, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बता सकते हैं। क्योंकि अब उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको लोकेट कर पाना, उसको ढूंढ पाना, उसकी पोजीशन को बता पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, when the velocity of a microscopic body is much less than the velocity of light, then the quantum mechanics gives the same result as that of the Newtonian mechanics या फिर न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद कहता है जब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही दे रहा है व्हेन प्लैंक कांस्टेंट अप्रोचेस टू लिमिट 0, जब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगी, देन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन रिड्यूसेस टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये कहना चाहता है कि भैया जब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास h = 6.626 गुणा 10⁻⁻34
जूल सेकंड। जब ये वैल्यू ना रखे, ये कहाँ अप्रोच कर जाए, जीरो की तरफ अप्रोच कर जाए। मतलब ये कहाँ अप्रोच कर जाए भाई, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब अगर ये जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों में अनसर्टेनिटीज भी नहीं रहेंगी। जो क्या होती थी पहले h/4 पाई होती थी, अब वो अनसर्टेनिटीज भी नहीं रहेंगी, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को बता पाओगे। और जो आपकी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो वो भी आप वहां से डिस्कस कर सकते हो, वहां से वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट कहता है व्हेन सिस्टम इज प्रेजेंट इन वेरी हाई एनर्जी स्टेट। मतलब जब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जैसे कि हमने पढ़ा है पार्टिकल इन बुक्स, वो आपको आगे वाली क्लासेस में देखने को मिलेगा। अभी आपको ये शब्द बस सुनाई दे रहा होगा, ये भी आपको हायर क्लासेस में दिखाई देता है। इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं अनफेस्ट थ्योरम या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन। वो आपको मास्टर्स करने के बाद ही पता लगता है, अभी आपको पता नहीं लगता है। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जब प्लैंक कांस्टेंट जीरो की तरफ चला जाएगा तो जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स आधारित है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब तीसरा लिखा गया है यहाँ पर, जब कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एक हायर एनर्जी स्टेट में होगा, बहुत हाई एनर्जी स्टेट में होगा, उस टाइम पर भी क्या हो जाता है, उस टाइम पर भी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के जैसे रिजल्ट ही देना शुरू कर देती है। इसको हम कहते हैं बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। आई मीन टू से जब क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम लोगों ने क्वांटम नंबर सुने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम में सुना हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एज़िमुथल हो गया, मैग्नेटिक हो गया। तो मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, आप हाइड्रोजन एटम का अगर मैं केस लूँ तो हाइड्रोजन एटम के केस में स्पेशली जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पैकेट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको पैकेट्स सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे। जो प्लैंक ने कहा ना कि E = h न्यू हो जाएगा, तो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक पैकेट की एनर्जी, सब पैकेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी दिखाई देगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। और जब कॉन्टिन्यूस एनर्जी होती है तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स का ही रिजल्ट होती है, क्वांटम का नहीं होती। क्वांटम ये कहती है कि जो एनर्जी होगी वो इस तरीके से होगी। देखो यही डिफरेंस है, क्वांटम कहती है एनर्जी इस तरीके से होगी, मतलब इन छोटे छोटे टुकड़ों में होगी। क्लासिकल कहती है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, जो एनर्जी होगी वो इस फॉर्म में होगी। जब ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको ये एक ऐसी ही लाइन बनती हुई दिखाई देगी और हम क्या कहेंगे, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मर्ज हो गई है किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही। हाई एनर्जी के ऊपर जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उस टाइम के ऊपर जो क्वांटम मैकेनिक्स है दोस्तों वो सेम रिजल्ट देती है क्लासिकल मैकेनिक्स के जैसे ही। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। दिस इज नोन एज बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। इसको हम बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू।